हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के पहचान के विषय में और उसकी विशेषता के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। शारीरिक रूप से विकलांग बालक का सीधा सीधा अर्थ होता है कि उसके शारीरिक संचालन की गतिविधियों में कहीं न कहीं कोई समस्या है, कोई अभाव है, कोई रुकावट है, जिसके आधार पर उसे हम शारीरिक विकलांग कहते हैं। शारीरिक विकलांगता का सीधा तात्पर्य उन गतिविधियों से भी है जो बालक को स्वस्थ ढंग से व्यवहार करने में या स्वस्थ ढंग से आचरण करने में या स्वस्थ ढंग से समाज में समायोजित होने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं के पीछे प्रमुख रूप से उसका कारण उसका शरीर ही होता है। इसीलिए इसे ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहते हैं। अगर इसका हम अर्थ देखें तो शारीरिक संरचनाओं में जिस व्यक्ति के या जिस भी मानव मनुष्य के शारीरिक संरचनाओं के संदर्भ में किसी भी प्रकार का अभाव हो या उसमें अयोग्यता हो या उसमें किसी प्रकार की अक्षमता हो, शारीरिक दृष्टिकोण से अक्षमता हो, जिसके कारण से उसे कार्य करने में या शारीरिक रूप से शारीरिक गतिविधियों को संचालन करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, रुकावटें उत्पन्न होती हैं, नहीं हो पाती हैं, वे सभी शरीर या वे सभी मानव शरीर क्या कहलाती है? विकलांग कहलाती है। इसको फिर से देखिए आप लोग सामान्य रूप से तो इस शब्द का तो अर्थ पर्याप्त रूप से जानते हैं, फिर भी आप बीएड स्तर पर किस बात को किस व्यवस्थित ढंग से किन वाक्यों में किन शब्दों का प्रयोग करते हुए किस तरह व्यक्त किया जाए ये जानना जरूरी होता है। यही कारण है कि जो सामान्य बातें हैं जब आप उसे विशेष रूप से विस्तृत दृष्टिकोण से जब आप अध्ययन करेंगे तब उसकी सूक्ष्मता, उसकी व्यापकता, उसकी महत्व, उसके प्रति आपके अंदर गंभीरता आएगी, तब आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, तब आप अच्छे स्तर के जानकार और अच्छे स्तर से विकास करते हुए अपने जीवन में सफल होंगे। इसको फिर से देखिए, जिस मानव शरीर के संरचनाओं में किसी भी प्रकार का अभाव या अयोग्यता या अक्षमता दिखती हो या पाई जाती हो, जिसके कारण उसको क्रिया करने में या स्वस्थ ढंग से शरीर को संचालन करने में किसी भी प्रकार की रुकावट, समस्या या अवरोध उत्पन्न होता है या दिक्कत उत्पन्न होती है, तो उसको क्या कहते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहते हैं। जैसे अभाव अगर हम बात कहें तो किसी आँख का न होना, कान से सुनाई न देना, पैर से ठीक ढंग से न चल पाना या हाथ का न होना या हाथ में उंगलियों का न होना, हाथ का अभाव हो, यानी आँख का अभाव, कान का अभाव हो, पैर का अभाव हो, हाथ का अभाव हो, यानी इस अभाव के कारण से भी है तो भी उसको हम शारीरिक विकलांग कहेंगे। अयोग्यता यानी चलने की योग्यता न हो, सुनने की योग्यता न हो, लिखने की योग्यता न हो, देखने की योग्यता न हो, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? शारीरिक रूप से विकलांग कहेंगे। अगर क्षमता की बात करें, न उसके पास उठने की क्षमता हो या न बैठने की क्षमता हो ठीक ढंग से, न बोलने की यानी मुंह टेढ़ा हो गया हो, न उससे बोलने की क्षमता हो, बोलने की क्षमता न हो, उसको सुनने की क्षमता न हो, दौड़ने की क्षमता न हो, इत्यादि गतिविधियों के आधार पर भी हम उसे विकलांग बालक कह सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विकलांग कह सकते हैं। विकलांग बालक है, वो कह सकते नहीं, कहते हैं। अगर इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो विकलांग बालक होते हैं, वास्तव में जो है कोई भी व्यक्ति विकलांग तब हो जाता है जब वह मानसिक रूप से विकलांग हो। जब आदमी अपने को अयोग्य मान ले, अपने को हार मान ले, तब समझिए कि वह उस कार्य के लिए या उस क्षेत्र के लिए या उस व्यवहार के लिए विकलांग हो चुका है। याद रखिए, यही कारण है कि जैसे सूरदास जी, महान ऐसे लोग हुए हैं जो अयोग्यता में ऐसी महान योग्यता हासिल किए कि जिसको देखने के बाद आप कह ही नहीं सकते कि ये विकलांग है। आप ईश्वर की असीम अनुकंपा के कारण से मैं भी एक विकलांग टीचर हूँ, फिर भी आपके सामने पूरी तरह से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आप मेरा मूल्यांकन कीजिए, जो भी करेंगे मुझे स्वीकार है। आगे चलते हैं हम लोग। यदि हम विकलांगता की बात करें तो
जो है 1970 के बाद से विश्व स्तर पर काफ़ी विकलांगता धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। वह शारीरिक विकलांगता बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई, जिसके कारण से विश्व में शारीरिक विकलांगता से संबंधित रोगियों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए इस विकलांगता को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के टीका, इसमें टेरीरेडिसाल ड्रॉप भी आया, कई ठो टीका भी बने जो विश्व स्तर पर उसे लगाया गया। विश्व स्तर पर सभी देशों में काफ़ी उसको लगाया गया, जिसके उस समय की जो स्थिति थी उस स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 दिसंबर 1992 को पहली बार विकलांगता दिवस मनाया गया। और वही विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को हर साल भारत में भी मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे मनाया जाता है कि जो है इस विकलांगता को दूर करने संबंधी जो टीका, जैसे पोलियो का आप लोग टीका देख ही रहे हो, तो मेन जो है इसमें विकलांगता में वह विकलांगता सबसे खतरनाक साबित हुई जो शारीरिक रूप से चलने फिरने संबंधी गतिविधियों से संबंधित है। अब आगे की विकलांगता की अगर हम बात करें तो जैसे प्रदूषण की वजह से नेत्र संबंधी विकलांगता देखने को मिलेगी। ध्वनि प्रदूषण के कारण से कान संबंधी विकलांगता बहुत ज़्यादा आगे देखने को मिलेगी। और आगे तो अगर हम विकलांगता की बात करें तो जो मोबाइल है, जो किरणों के कारण से जो बहुत भयंकर आगे चल कर के मानसिक विकलांगता बहुत भयानक रूप में देखने को आपको मिलेगी। अगर मानव व्यवहार में अगर संवेगों का नियंत्रण नहीं है, अगर मनुष्य या स्त्री या पुरुष गंदे नेचर या गंदे व्यवहार के होंगे, तब बहुविकलांगता का स्वरूप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक ही साथ अनेक प्रकार की विकलांगता हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद भगवान से बस एक ही इच्छा होती है कि भगवान इसको किसी तरह से उठा ले जाओ। जो बहुविकलांगता होती है, एक ही साथ सुनाई न देना, दिखाई न देना, चल न पाना, न लिख पाना, ये पैर खराब के संग संग हाथ खराब भी है। ये अनेक प्रकार की जो बहुविकलांगता होती है वो बहुत विभत्स स्वरूप होता है, जिसको देखने के बाद भगवान से यही इच्छा होती है कि भगवान इसको उठा ले जाओ। यानी जो यानी पर्यावरणीय असंतुलन का प्रभाव हर क्षेत्र में वो पड़ेगा। आपके अच्छाई के क्षेत्र में भी उसका प्रभाव पड़ने वाला है, बुराई के क्षेत्र में तो ऑलरेडी पड़ ही रहा है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि इस तरह से अगर आप जागरूक हैं, समझ है आपके अंदर, उत्तम व्यवहार, उत्तम भोजन, उत्तम आचरण, उत्तम नियम का अगर आप पालन करते हैं तो इस प्रकार की विकलांगता से बचा जा सकता है। यद्यपि ये सब विशेष बातें जीव विज्ञान से या चिकित्सकीय विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल में हम लोग बीएड के अंतर्गत इन जो है विकलांगता के विभिन्न स्वरूप, विभिन्न गतिविधियों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ऐसे बालक संवेगात्मक, यानी ऐसे बालकों के अंदर संवेगों में धनात्मक संवेग कम, ऋणात्मक संवेग ज़्यादा विकसित देखे जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे बालक जैसे चिड़चिड़ा होना, अत्यधिक क्रोधी होना, उतावला होना, उत्तेजित हो जाना और आप हमेशा दूसरे में कमी देखना इत्यादि, इस प्रकार के जो है नकारात्मक संवेगों की मात्रा इनके अंदर अधिक होती है। धनात्मक संग प्रेम, उत्साह, दया, क्षमा, त्याग, सहनशीलता इत्यादि संवेगों का इनके अंदर थोड़ा अभाव पाया जाता है या कम पाया जाता है। दूसरा अगर देखें तो इसे इनकी विशेषता है संचालन। अगर हम संचालन की बात करें तो इनके शारीरिक रूप से क्रियाकलापों का संचालन में स्वयं भी अयोग्य होते हैं या तो पूर्ण रूप से इनके शारीरिक संचालन में दिक्कतें आती है। इनकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता की अगर हम बुद्धि की बात करें तो विकलांग बालकों में तो तीव्र बुद्धि वाले भी पाए जाते हैं, सामान्य बुद्धि वाले भी पाए जाते हैं, मंद बुद्धि वाले भी पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें तीव्र बुद्धि वाले कम पाए जाते हैं, सामान्य और मंद बुद्धि वाले बालक ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि इनका अगर हम बात करें अब निर्भरता की, तो ऐसे बालक कुछ न कुछ किसी न किसी दृष्टिकोण से दूसरे पर निर्भर अवश्य होते हैं। अगर वो अत्यधिक प्रतिभाशाली है तो भी, और कम है या मंद है तो उसकी बात ही है, वो तो और ज़्यादा निर्भर होगा। उससे तो पांचवा हीनता। ऐसे बालकों में हीनता की भावना, जैसे होता है बिलख करके रोना, अत्यधिक करुणा व्यक्त करना या किसी के प्रति एकदम
ठोस धारणा बना लेना, अपने को अयोग्य मान करके कुंठित भावना, कुंठित व्यवहार, यानी मतलब कि अब इससे कुछ अलग नहीं सोच पाते, अब ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा वो प्रवृत्ति की होती है, यानी कुंठा वाली प्रवृत्ति पाई जाती है। एक प्रकार से कहें कुंठा का ये सब उदाहरण समझिए, जैसे कोई कहता है कि हम गरीब पैदा हुए हैं इसलिए हम गरीब ही रहेंगे, हम अमीर नहीं बन सकते, तो इसको कहा जाएगा कि वो कुंठा का शिकार है। इस तरह से ऐसे बालक कुंठा वाले प्रवृत्ति के भी पाए जाते होते हैं। और इनके बालकों के अंतर्गत असंतोष होता है, क्योंकि वह समाज के व्यवहार के अनुसार पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के वैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, इसलिए सामाजिक असमायोजन के कारण से इनमें असंतोष की भी प्रवृत्ति पाई जाती है या देखी जाती है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो ऐसे बालकों में अगर वह श्रवण रूप से या दृष्टि रूप से या बहुविकलांगता का शिकार नहीं है, तब तो उसका शिक्षा सामान्य बालकों की तरह हो जाता है या विशेष बालकों की तरह हो सकता है। अगर बहुविकलांगता का वो शिकार है या दृष्टिबाधिता या फिर श्रवण बाधिता या हाथ से संबंधित विकलांगता का वो शिकार है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य या उससे कम ही रह जाता है। अगर हम प्रशिक्षण की बात करें तो ऐसे बालक को प्रशिक्षण लेने में इनको काफ़ी कुछ प्रशिक्षण ऐसे है जिसको लेने में दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर दृष्टि से अगर विकलांग बालक है तो आँख से संबंधित जितने प्रशिक्षण होते हैं, कताई, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई इत्यादि का उसको दिक्कत आएगी। अगर शरीर से विकलांग है तो अन्य जो प्रशिक्षण होते हैं, जो शारीरिक कौशलों का या हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, उसमें वो अभाव होते हैं। अगर बहुविकलांग है तो किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण वो लेने में असमर्थ होता है। ऐसे बालकों में नेतृत्व की कमी पाई जाती है। ऐसे बालकों में नेतृत्व करने की क्षमता कम पाई जाती है, क्योंकि ऐसे बालक ऑलरेडी दूसरे पर निर्भर होते हैं। और याद रखिए, स्वस्थ नेतृत्व के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ दिमाग का होना आवश्यक होता है। कुछ इतिहास में भी प्रमाण मिलते हैं जिसमें बहुत सारे प्रभावशाली नेतृत्व भी विकलांग बालकों ने किया है। तो जो बहुत प्रभावशाली नेतृत्व उन्होंने किया है, तो उस नेतृत्व के पीछे उनकी विकलांगता ज़्यादा प्रभावित नहीं रही है या उनके संचालन के शारीरिक संचालन को ज़्यादा प्रभावित नहीं की है, थोड़ा बहुत प्रभावित की है, जिसको उन्होंने अपने आत्मबल के कारण से उसको किनारे करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सफल रहे, नेतृत्व भी करने में सफल रहे। लेकिन एवरेजन अगर औसतन हम बात करें तो ऐसे बालक जो है सामान्य रूप से नेतृत्व करने की क्षमता कम होती है। विशेष या विशिष्ट की बात अलग है। तो ये रही इनकी प्रमुख विशेषताओं की बात। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अर्थ समझ गए होंगे और इनकी विशेषता को भी समझ गए होंगे और इसको अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से आप लिख सकते हो अच्छे शब्दों में, ताकि जो है आपको यह पढ़ने वाले को यह लगे कि यह इस बालक के गतिविधियों के संदर्भ में प्रत्येक पहलुओं को अच्छी तरह समझता है, जानता है, पहचानता है, ताकि वो ये योग्यता आपकी परखते ही वो आपको अच्छे नंबर दे सके। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।